नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सेकंड ग्रेड का पेपर है ना, जीके का है। ये 13 या 14 जुलाई 2024 को लगी थी एग्ज़ाम। ठीक है, जीके का है पेपर। चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, और है ना, ये जो जेमिनी है, गूगल जेमिनी, उसके माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बताइए, संत प्यारी स्वामी जी व संत किल्हे दास जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टिमार्ग संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। संत पेयहारी स्वामी जी एवं संत किल्हे दास जी। संत पेयहारी स्वामी जी और संत कल्हादास जी रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है ना, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य यानी कि ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है। अब फॉर ऑल तो समझ में ही है। फेयर लीगल एक्सचेंज फॉर ऑल, जस्टिस विदन रीच फॉर ऑल, एक्टिविटी लीगल एक्सेस फॉर ऑल, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है। ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2026 के द्वारा निम्नलिखित में कौन से परिवर्तन किया गया है? कथन है, ऑप्शन है एक, कोई व्यक्ति किसी दो से अधिक संतान है वह किसी नगर पालिका सदस्य होने के लिए निर्हित होगा। अधिनियम एक नई धारा 331 अंत स्थापित की गई है। अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया है। अधिनियम राज्य सरकार के निर्दिष्ट अधिकारों पर नगर पालिका के सदस्यों का हटाने का अधिकार देता है। बताइए इसमें कौन सा परिवर्तन किया गया है? इस संशोधन अधिनियम के जरिए दो से ज्यादा बच्चों वाला नियम हटा दिया गया है और साथ ही कुष्ठ रोग को खतरनाक रोगों की सूची से बाहर कर दिया गया है। वो था ना, जो ये जो बी का है ना, सी, ए या बी या इसमें कोई दूसरा ग्रुप पड़ा था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक रोग है ना, इस प्रकार से आया था कुष्ठ रोग। तो फिर जी, कोई व्यक्ति जिसे दो से अधिक संतान है वह किसी नगरपालिका सदस्य होने के लिए निर्हित होगा। ठीक, कौन सा परिवर्तन किया गया है? तो फिर इसमें एक ही है। अधिनियम में एक नई धारा 331 स्थापित, ये नहीं है। दोबारा से बताइए भाई, क्या है इसमें? इस संशोधन के तहत दो से अधिक संतान वाला नियम खत्म कर दिया गया है, यानी अब कोई व्यक्ति दो से ज्यादा संतान होने पर भी नगरपालिका का सदस्य बन सकता है। इसके साथ ही कुष्ठ रोग को खतरनाक रोगों की सूची से बाहर कर दिया गया है। अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुछ रोग को बाहर कर दिया गया है। जब इसमें आपको एक बताना है, आई बात समझ में? चार ऑप्शन है जिनमें से दो नहीं बताना है, तो कौन सा करें अब इसमें? अगर आपको इनमें से एक सही चुनना है तो सबसे सटीक विकल्प यही होगा कि अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची से कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया है। अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 के द्वारा निम्न कौन सा परिवर्तन किया गया है? जब ये तो इससे संबंधित है क्या, ये कुष्ठ रोग वाला राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से? जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में संशोधन करके कुष्ठ रोग को खतरनाक रोगों की सूची से बाहर किया गया है और ये बदलाव इसी अधिनियम का एक अहम हिस्सा है। तो फिर अब 2026 के हिसाब से बताइए जो परिवर्तन किया गया है। अभी 2026 के हिसाब से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में मुख्य बदलाव ये हैं कि अब नगरपालिका चुनावों में दो से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों के लड़ने की रोक हटा दी गई है और साथ ही कुष्ठ रोग को खतरनाक रोगों की सूची से बाहर कर दिया गया है। जब ये जो कुष्ठ रोग को खतरनाक सूची से बाहर कर दिया गया है, ये 2026 की बात है या फिर 2009 की बात है? कुष्ठ रोग को खतरनाक सूची से बाहर करने का बदलाव 2026। तो क्या दो ऑप्शन है इसमें? अब ऑप्शन तो एक ही करना है, तो एक तो ये है इसमें, फिर ये है।
तो डिलीट होगा तो फिर ये क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2026 के द्वारा निम्न से कौन सा परिवर्तन किया गया है? तो एक तो ये किया गया है। अब ये और एआई पे कोई भरोसा और नहीं है ना। चल हटा देते हैं इसको ना। दो बता रहा है ये। राजस्थान संभागीय आयुक्त पर, वैसे 90% सही बताता है ये एआई गूगल जेमिनी। राजस्थान संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में संभागीय आयुक्त, राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना 1987 में की गई थी, जब हरिदेव जोशी सरकार सत्ता में थी। 1987 है। ये क्वेश्चन कौन सी बुक से लेके आए हैं भाई ये जानकारी राजस्थान के भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी पुस्तकों में आसानी से मिल जाती है, जैसे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल या अन्य प्रमाणित गाइडों में। संभागीय आयुक्त कौन है? राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई? 1987 है ना। दोबारा से देख लेते हैं। इसमें दो बता रहा है ना। ये तो पता है कि भाई जो अब नए जो चुनाव होंगे ना उनमें ये संतान की वैधता हटा दी है तो श्योर है। जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नगर पालिका वो सहम है इनमें, ठीक है। लेकिन एक ये बात आ रही है तो ये 2026 से ही है, ये बोल रहा है। ये कुछ लोग बड़ा ठीक है। ये है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल है इसमें। फिर संत पेहारी रामानंद जी है, रामानंदी संप्रदाय। करचौप कढ़ाई किसे कहते हैं? जैसलमेर में मस्जिदों एवं छतरी पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई है मस्जिदों। बीकानेर की जाट महिलाओं में लाल ऊनी शॉल पर की गई कढ़ाई। अभी कपड़ों पे की जाती है करचौप, सही है क्या? करचौप क्या है? करचौप कढ़ाई एक बहुत ही बारीक और जटिल कढ़ाई होती है जिसमें धागे, हेलो हेलो, कढ़ाई ये कपड़े से ही संबंधित है ना, करचौप कढ़ाई। करचौप कढ़ाई एक खास तरह की बोलिए बोलिए। करचौप कढ़ाई एक खास तरह की जरदोजी कढ़ाई होती है। इसमें कपड़े को एक फ्रेम पर कसकर रखा जाता है और फिर सुनहरी या चांदी के धागों और मोतियों से बारीक नक्काशी की जाती है। ये काफी भारी और जटिल होती है। ये छतरियों पर की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। करचौप कढ़ाई को अक्सर शाही छतरी और शामियानों पर भी किया जाता है, जिससे उनमें एक राजसी और भव्य लुक आता है। तो फिर ये इसमें यही है। तो फिर जैसलमेर में मसनदों एवं छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई। जैसलमेर के स्मारकों और छतरियों पर की जाने वाली करचौप कढ़ाई किसे नमस्ते। कहते करचौप कढ़ाई किसे कहते हैं ये बताइए। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। क्या करचौप आप करचौप कढ़ाई किसे कहते हैं? जैसलमेर में मसनदों एवं छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई, सही है क्या ये? हाँ, बिल्कुल। करचौप कढ़ाई एक बहुत ही बारीक और जटिल कढ़ाई होती है, जिसे एक हुक की मदद से किया जाता है। इसमें सोने चांदी के धागों का बहुत इस्तेमाल होता है और जैसलमेर में मसनदों और छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन से त्योहार का प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में आयोजन होता है? रक्षाबंधन, बड़ी तीज, गणेश चतुर्थी, शरद पूर्णिमा। इनमें से बड़ी तीज और गणेश चतुर्थी दोनों का आयोजन प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में होता है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को और गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। चित्तौड़ के राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। जयद्रथ सिंह ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका प्रशासन लाखा नहीं, ये तो गलत है ना। हम्बीर ने वंशवादी क्रांति का लाभ उठाकर चित्तौड़ पर कब्जा किया और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी।
तो क्या 1 और 3 कथन सही है? आपने जो कहा उसके मुताबिक पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। जैत्र सिंह ने तुर्कों के आक्रमण से बचाव के लिए चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था और हमीर ने चित्तौड़ पर कब्जा करके सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी वाला कथन वास्तव में गलत था। अने अलाउद्दीन जी, ये जो 1303 में हुआ था ये चित्तौड़गढ़ का सागा ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या किया था? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से खिजराबाद। ठीक है, ये जो है ना चित्तौड़गढ़ का नाम बदला था। और ये साका हुआ कब? 1303 में हुआ था। रणथंभौर का साका हुआ था 1301 में। रणथंभौर 1301, तो उस समय कौन थे? रंग देवी। ठीक, तो रानी थी और अम्बीर देव राजा थे सवाई माधोपुर में। इसके बाद में जो 1303 है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चित्तौड़गढ़ किस दुर्ग पे है? चित्तौड़गढ़ है जो मिर्जा पठार पर है। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना वो चिड़िया, ठीक है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। चिड़िया, ठीक है। तो 1303 में पद्मनी और रतन सिंह थे। ठीक, 1303 में। तो ये कथन सही है। जैत सिंह ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अमीर ने वंशवादी क्रांति का लाभ उठाकर चित्तौड़ पर कब्जा किया और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी। मेवाड़ के घुइल वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रम व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो फिर अपराजित, शिलादित, अल्लट और नरवाहन। गुहिल वंश के इन शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले शिलादित्य, फिर अपराजित, उसके बाद अल्लट और अंत में नरवाहन। यानी कि शिलादित्य है पहले, है ना? शिलादित्य के बाद में अपराजित है, अपराजित के बाद में अल्लट है, अल्लट, फिर नरवाहन है, नरवाहन। ठीक है, तो शिलादित्य, अपराजित, अल्लट और नरवाहन। ठीक भाई। आपने बिल्कुल सही मेवाड़ के घुइल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अपराजित, है ना? जब इसमें आ जाएगा कौन सा? पहले है शिलादित्य, फिर अपराजित, फिर अल्लट और नरवाहन। मेवाड़ के घुइल वंश है। निम्नलिखित में कौन से नेता सिरोही राज प्रजामंडल से संबंधित है? सिरोही एक तो गोकुलभाई भट्ट है, तीनों ही है ये। बाबू टेक चंद सिंधी, सौभाग्यमल सिंधी। ठीक है, गोकुलभाई भट्ट और बाबू टेक चंद सिंधी, सौभाग्यमल सिंधी। बिल्कुल सही। गोकुल भाई भट्ट, बाबू टेकचंद सिंधी और सौभाग्यमल सिंधी ये सभी सिरोही राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे और इन्होंने राज्य में राजनैतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें ना ये निशान है ना वो झंडा होता है ना? जैसे कि जो भगवान का जो झंडा होता है ना, ठीक, वो है ये निशान। ठीक, तो रावण हत्ता, जंतर तहत है ना, ये तत्वैध है। सतारा, पोंगी, अलगोजा, नड़ और मोरचंग ये सुशीर है। मजीरा, जहाज, थाली और खड़ताल। ठीक है, फिर मृदंग, चंग, खजरी और नौबत खंजरी ये वो है भपंग, वो अवनत वैद है ना, अवनत वैद है ये। मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत, मजीरा, जहाज, थाली, खड़ताली ये वो है घनवैद, है ना? ये तो घनवैद है। ये अवनत वैद है ना? ये घनवैद, घनवैद जैसी मजीरे की घंटी वगैरह, तो वो है ये मजीरा, जहाज, थाली, खड़ताल और मृदंग, चंग, खजरी, नौबत ये वो है अवनत। और ये तत्वैध है। रावण था जंतर, निशान नहीं आएगा इसमें, है ना? सतारा, पोंगी, अलगोजा, नड़ और मोरचंग ये सुशीर वैद यंत्र है। इसमें एक ही क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन है इसमें। ठीक, निम्न में से कौन नीमड़ा भील सम्मेलन से संबंधित थे? तो नीमड़ा भील आंदोलन है तो मोतीलाल तेजावती है, गोविंदगिरी समसभा की स्थापना की थी। फिर महाराणा प्रताप के पास है ना, तो ये जय माँ भाटो है। जय माँ भय और ठो, जय माँ बैठो। जलाल का अमर सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, CADB। तो फिर टोडरमल, भगवंत दास, जलाल खां, अमर सिंह। ठीक, टोडरमल, फिर टोडरमल, जय माँ बैठो, जय माँ है ना, तो जलाल खां के बाद में मान सिंह है। जय माँ भाटो है ना, तो
जय माँ बैठो है, जैसे कि जय माँ भय और टो। जलाल कहाँ जाएगा सबसे पहले, जलाल खान टी। तो फिर ये है इसमें ना, जलाल खान के बाद में मैं से मानसिंह, बह से भगवंदा, टो से टोडरमल। फिर आपकी जानकारी बहुत निम्नलिखित में सटीक और विस्तृत। कौन से तथ्य अर्जुन लाल सेठी के विषय में सही है। जब इसमें अर्जुन लाल सेठी गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था। जयपुर के महाराजा के आदेश से उन्हें 5 वर्ष की कैद हुई। 1914 से 19 के बीच मध्य वे अजमेर जेल में रहे थे। जेल से रिहाई होने पश्चात उन्होंने अजमेर को अपना राजनीतिक, अजमेर जेल में नहीं, वो वेल्लोर जेल में रहे थे। सही है ना ये। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्जुन लाल सेठी पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने का आरोप लगा था और उन्हें जयपुर से 5 वर्ष के लिए कैद किया गया था। वो अजमेर की जेल में नहीं बल्कि वेल्लोर जेल में रहे थे और रिहा होने के बाद उन्होंने अजमेर को ही अपना राजनीतिक केंद्र बनाया था। माणिकलाल वर्मा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य है। जब माणिकलाल वर्मा एवं बलवंत सिंह मेहता ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। सही है, मैं से माणिक मैं से मेवाड़। श्री वर्मा ने 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में करवाया। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। इन्होंने काव्य संग्रह गरीबों की आवाज का संकलन किया। बताइए इसमें कौन सा सत्य है। आपके दिए गए कथनों में से यह कथन असत्य है कि माणिकलाल वर्मा ने 1940 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में करवाया था। वास्तव में यह 7वां अधिवेशन उदयपुर में 1945 या 1946 के दौरान हुआ था और माणिकलाल वर्मा ने इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। श्री वर्मा जी ने 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में करवाया था। ये कथन सही है। जी हाँ, श्री वर्मा ने 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में करवाया था, जहां उन्होंने स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। इन्होंने काव्य संग्रह गरीबों की आवाज का संकलन किया और माणिकलाल वर्मा एवं बलवंत सिंह मेहता ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो क्या ये तीनों कथन सही है। हाँ, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित की थी, गरीबों की आवाज काव्य संग्रह संकलित किया था और बलवंत सिंह मेहता के साथ मिलकर 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो फिर इसमें गलत क्या है। श्री वर्मा जी ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में करवाया था। तो इसमें गलत बताइए, गलत कौन सा है माणिकलाल वर्मा जी के संबंध में। गलत ये है कि श्री वर्मा ने ये अधिवेशन 1940 में नहीं बल्कि दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 के दौरान आयोजित करवाया था। तो मैं साथ ही उन्होंने 1946 ही बोल रहा हूँ मैं। आपकी बात सही है। ये 7वां अधिवेशन दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के दौरान आयोजित किया गया था, इसलिए माणिकलाल वर्मा ने इसे 1946 में संपन्न करवाया था, ये कहना सटीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान लोक देवता मल्लिनाथ जी से संबंधित है। लोक देवता मल्लिनाथ जी से संबंधित स्थान तिलवाड़ा है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। यहाँ पर हर साल मल्लिनाथ पशु मेला भी राजस्थान के लगता है। एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन से कथन सत्य है। मत्स्य संघ के राजप्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह बनाए गए थे। मत्स्य संघ के अलवर के शासक तेज सिंह बनाए गए थे। फरवरी 1970 भारत सरकार ने एस एन सफर को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध भरतपुर के महाराजा के भाई मान सिंह ने किया था। केएम मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था। ये बताइए इसमें गलत क्या है। इन कथनों में से यह कथन असत्य है कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह बनाए गए थे। वास्तविक में मत्स्य संघ के राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह बनाए गए थे, जबकि कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के सुझाव पर ही इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। फरवरी 1948 को भारत सरकार ने एस एन सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। फरवरी 1948 को मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध भरतपुर के महाराजा के भाई मान सिंह ने किया था। मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध भरतपुर के महाराजा के भाई मान सिंह ने किया था। के एम मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था। के एम मुंशी मैं से मत्स्य संघ। फिर
बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध, विनय सिंह अलवर के हैं, ये गलत है, इसमें दोनों ही कथन गलत है। ये तो सही है दोनों ही, लेकिन ये विनय सिंह से संबंध नहीं है। बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध निम्नलिखित में कथनों का अध्ययन कीजिए, सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, उन्होंने गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन करवाया था। बी है, गुलिस्ता के चित्र बलदेव एवं गुलाम अली ने बनवाए थे। आपने बिल्कुल सही पहचाना कि विनय सिंह अलवर के महाराजा थे, न कि बूंदी के। आपके दोनों कथन सत्य हैं। उन्होंने गुलिस्तान का सुलेखन और चित्रांकन करवाया था और इस कार्य में बलदेव और गुलाम अली जैसे चित्रकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गुलिस्ता सुलेखन एवं चित्रांकन करवाए, गुलिस्ता के चित्र बलदेव एवं गुलाम अली ने बनवाए थे, है ना। बूंदी नहीं है, ये अलवर आ जाएगा इसमें। फिर निम्न किसने मुगलों के विरुद्ध कंसौरों की पोल लड़ाई लड़ी थी, है ना, ये तो महाराजा राज सिंह है। कंसारों कंसारों की पोल की लड़ाई। फिर प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर खादी प्रचार और दलित उद्धार का कार्य किया। कथन भी है, देश प्रेम और राष्ट्रीयता से उत्प्रेरित काव्य संग्रह ब्रज वीणा के कारण इन पर 1942 में राजद्रोह का आरोप लगा था। 2004 में इन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। बताइए कौन सा गलत है। आपके द्वारा दिए गए कथनों में यह कथन असत्य है कि कन्हैयालाल सेठिया के काव्य संग्रह ब्रज वीणा के कारण उन पर 1942 में राजद्रोह का आरोप लगा था। उनके काव्य संग्रह अग्नि वीणा प्रकाशित होने के कारण उन पर राजद्रोह का आरोप लगा था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हाँ, उन्हें 2004 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। ये सही है, ये सही है ना, ये गलत है। ब्रज वीणा के कारण इन पर 1942 में राजद्रोह का आरोप लगा था। इसका शुद्ध रूप क्या आएगा तो फिर? इसका शुद्ध रूप ये होगा कि देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्नि वीणा प्रकाशित होने के कारण उन पर 1942 ईस्वी में राजद्रोह का आरोप लगा था। अग्नि वीणा है भाई, ब्रज वीणा, अग्नि वीणा। इस प्रकार से देता है आरपीएससी। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया था? तो ये है ना, इसमें तो ना, उन्होंने भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण एवं वर्षा जल संचयन के लिए किया। फिर भारत यूनानी है, बैराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मिलता है निम्न किन शासकों के? भारत यूनानी। डटकी एवं थाली, अन्य मारवाड़ी है, निम्न से बोली उपबोलियां है मारवाड़ी। फिर फैजल अली खान पठान ने 1857 में मुगल बादशाह के पुत्र की सैनिक सहायता की थी। फैजल अली खान पठान ढूंढ लो ठिकाने के कामदार थे। बताइए इनमें दोनों कथन कौन से सही है, कौन से गलत है? आइए इन सवालों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग विशाल प्राचीनों और सुरक्षित बुर्जों के निर्माण के लिए किया था। दूसरा, बैराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं हिंद यवन इंडो ग्रीक शासकों की हैं। तीसरा, डटकी और थाली दोनों मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। चौथा, फैजुल अली खान पठान राजस्थान में 1857 के विद्रोह से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने विद्रोही गतिविधियों में भाग लिया था। फैजल अली खान पठान ढूंढ लो ठिकाने के कामदार थे, तो क्या ये कथन दोनों सही है? तो फिर गलत है, तो कौन सा गलत है? मुझे इस बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल रही है कि फैजुल अली खान पठान ढूंढलो ठिकाने के कामदार थे या नहीं। क्या आप कृपया इस प्रश्न के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। कौन सा उनके जनसंख्या के घनत्व 2011 के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? अवरोही मतलब ज़्यादा से कम। तो इसमें अजमेर पहले है, अजमेर है ना ए, तो ये दोनों तो हटा दे फिर, है ना। अवरोही मतलब ज़्यादा से कम जाना है। अजमेर, अजमेर के बाद में है, अजमेर, अजमेर के बाद में है भीलवाड़ा, यहाँ पर टोंक। तो फिर भी अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, यहाँ पर अजमेर, अजमेर के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद टोंक, टोंक के बाद में बूंदी। क्या करें भाई? अजमेर, अजमेर के बाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार इन जिलों का जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सही अवरोही क्रम इस प्रकार है: अजमेर, उसके बाद भीलवाड़ा, फिर टोंक और अंत में बूंदी। ठीक, अजमेर, भीलवाड़ा, फिर टोंक, लास्ट में है बूंदी, नैनूराम। फिर राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से या कौन सा से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी के रूप में नामित है? पीबीटीजी जब भील नहीं है। ठीक है, गरासिया, सहरिया और डामोर। गरासिया, सहरिया और डामोर सही है ना?
राजस्थान में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में केवल सहरिया जनजाति को नामित किया गया है। गरासिया और डामोर इस सूची में शामिल नहीं है। सहरिया। जी बिल्कुल, सहरिया जनजाति ही राजस्थान का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है जिसे पीवीटीजी के रूप में नामित किया गया है। क्या जिलों आप के इनके किस बारे में